हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करेंगे रीनल सिस्टम के एक डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है पाइलोनेफ्राइटिस। तो इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेरेन्काइमा। जैसे कि इससे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन या कोई भी इन्फेक्शन। कोई भी वर्ड के आगे आइटिस लग जाए तो उसका मतलब क्या हो गया? कोई भी इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं। फिर ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है नेफ्राइटिस। तो नेफ्र नेफ्र का मतलब क्या हो गया? नेफ्रॉन। तो पूरे का मतलब क्या हो गया? नेफ्रॉन का कोई भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन। जैसे ये क्या है? अपनी किडनी है। तो किडनी में ये वाला पोर्शन क्या होगा? यहाँ पे ये नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है किडनी की। क्या करती है? ब्लड फिल्टर करती है, यूरिन बनाती है। जैसे ये हो गया नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन क्या होगा? नेफ्राइटिस। और किसी भी ऑर्गन की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं अपन? पैरेन्काइमा। जैसे कोई भी ऑर्गन है, उसकी कोई भी फंक्शनल यूनिट है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पैरेन्काइमा। तो जैसे ये क्या है? रीनल सिस्टम। तो ये रीनल सिस्टम की क्या है? फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? रीनल पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं। तो इसको अपन दो तरीके से बोल सकते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज नेफ्राइटिस, या फिर रीनल पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं इसको। फिर इसके बाद इसके आगे आ रहा है ये वर्ड पाइलो। पाइलो का मतलब क्या होता है? ये वर्ड यहाँ पे यूज़ लिया जा रहा है किस लिए? फॉर रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसके लिए यूज़ में लिया जा रहा है ये वाला वर्ड पाइलो। और अगर सिर्फ रीनल पेल्विस का कोई भी इन्फ्लामेशन हो, जैसे यहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया रीनल पेल्विस में, ये वाले पार्ट में कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पाइलाइटिस। क्या बोलेंगे? पाइलाइटिस। अगर रीनल पेल्विस का कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको बोलेंगे पाइलाइटिस। और अगर ये रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है तो ये एक टाइप का यूटीआई है। यूटीआई कैसे? जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा यूटीआई के बारे में समझाया, यूटीआई कैसे होता है। तो जैसे यूटीआई दो टाइप का होता है, अपर यूटीआई एंड लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई के अंदर आते हैं यूरेटर्स एंड रीनल पेल्विस, और लोअर यूटीआई में आते हैं यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। तो ये रीनल पेल्विस जैसे अपर यूटीआई का पार्ट हो गया, तो ये एक तरह का क्या हो गया? यूटीआई भी बोल सकते हैं इसको। अगर रीनल पेरेन्काइमा में पाइलाइटिस हो गया, रीनल पेल्विस में कोई भी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया या इन्फेक्शन हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? पाइलाइटिस। और वो क्या है? एक तरह का यूटीआई, यूरिनरी ट्रांसमिटेड डिसइंफेक्शन। तो नेफ्राइटिस तो क्या हो गया? नेफ्रॉन का कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। पाइलोवर्ड यूज फॉर रीनल पेल्विस। तो क्या कोई भी रीनल पेल्विस में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पाइलाइटिस। अब ये पूरे दोनों वर्ड को एक साथ मिलाए तो इसका क्या है? इस डिजीज़ में क्या होता है? ये वाली डिजीज़ और ये वाली दोनों एक साथ हो जाए, कौन सी? नेफ्राइटिस। और ये पाइलाइटिस एक साथ हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? पाइलोनेफ्राइटिस। मतलब एक कंडीशन होती है जिसके अंदर रीनल पेल्विस भी इन्फ्लाम्ड हो जाता है और ये नेफ्रॉन भी इन्फ्लाम्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। अब नेफ्रॉन भी इन्फ्लाम्ड हो गया, ये रीनल पेल्विस भी इन्फ्लाम्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी किडनी क्या हो गई? इन्फ्लाम्ड हो गई अपनी। फिर बात करते हैं रूट की। तो रूट, मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होता है? इस इन्फ्लामेशन किस रूट से होता है? असेंडिंग रूट। असेंडिंग रूट का मतलब जैसे यूटीआई मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा पढ़ा रखा है, उसके अंदर जैसे होता है सेम वैसे इसमें होता है। क्या होता है? असेंडिंग रूट का मतलब पहले यूरेथ्रा में कोई भी बैक्टीरिया आया, फिर वो क्या करेगा? अगर यहाँ से यहाँ पे आ गया कहाँ? यूरिनरी ब्लेडर में। तो फिर यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है? कुछ लोग क्या करते हैं? यूरिन होल्ड करके रखते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे जो स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये किसके? यूरेटर्स के स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये लूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर यूरिन बैक फ्लो करके वही बैक्टीरिया उस यूरिन जब बैक फ्लो करेगा तो वो यहाँ पे अगर ऊपर आ गए तो यहाँ पे क्या कर देंगे? पाइलाइटिस कर देंगे। फिर वही पाइलाइटिस आगे जाके किस में? मतलब पूरा पाइलोनेफ्राइटिस कर देगा, मतलब नेफ्रॉन को भी इन्फ्लाम्ड करेगा और दोनों मिला के क्या हो जाएगा? पाइलोनेफ्राइटिस। तो रूट समझ में आ गया। मोस्ट कॉमन रूट होता है सेंडिंग रूट, यानी बाहर से कोई बैक्टीरिया आया और वो यूरेथ्रा के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू कहाँ पे चला गया? अपने नेफ्रॉन में और रीनल पेल्विस में चला गया। दूसरा रूट होता है इसके अंदर ये हिमेटोजिनस, मतलब ये जब ब्लड लेके आती है, जो आर्टरीज वेन्स अपनी किसके? किडनी के लिए ब्लड लेके आती हैं, तब उनमें कोई भी बैक्टीरिया आएगा और उससे क्या होगा? ये
कंडीशन हो जाएगी, लेकिन ये 10% चांसेज ही रहते हैं इसके, 90% चांस कौन से के रहते हैं, असेंडिंग रूट के। तो रूट समझ में आ गया होगा, मोस्ट कॉमन तो हो गया असेंडिंग रूट, और लेस कॉमन इनमें हो गया है जहाँ से ये वेन्स ब्लड लेके आ रही है उनसे होएगा। फिर बात करते हैं टाइप्स की। तो सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू अकरेंस। तो कोई भी डिजीज़ या फिर बीमारी अकरेंस के आधार पर टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रोनिक। अगर ये डिजीज़ या फिर ये इन्फ्लामेशन अगर सडन ऑनसेट हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। और अगर किडनी बार बार इन्फ्लामेटेड हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर किडनी रीनल फेल्योर की तरफ चली जाती है, तो कौन सी कंडीशन में होती है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर। जैसे अगर एक बार ये नेफ्रॉन इन्फ्लामेटेड हुए, ये वाले नेफ्रॉन एक बार के लिए इन्फ्लामेटेड हुए, तो ये क्या वापस से रिकवर हो जाते हैं, वापस से हील हो जाते हैं, वापस से जैसे पहले हेल्थी स्टेट में थे उस स्टेट में वापस आ जाते हैं। लेकिन ये बार बार इन्फ्लाम्ड हुए, बार बार ये इन्फ्लामेशन हुआ, तो कई बार क्या होता है, रीनल फेल्योर की तरफ चले जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है सेकेंड टाइप, जो होता है अकॉर्डिंग टू किडनी इन्वॉल्वमेंट। ये होता है किडनी के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर सेकेंड टाइप। जैसे इसके दो टाइप्स होते हैं, यूनिलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस और दूसरा होता है बाइलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस। यूनिलेटरल का मतलब कि सिर्फ एक ही किडनी इन्फ्लाम्ड हुई है, और बाइलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब दोनों किडनियाँ इन्फ्लाम्ड हो गई। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि बैक्टीरिया या कोई भी वो सिर्फ एक ही किडनी के पास जाएगा, दूसरी के पास क्यों नहीं गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक दो स्पिंक्टर्स होते हैं या इंटरनल स्पिंक्टर्स, तो इनमें से क्या होता है कि एक ही डैमेज हो गया या एक ही ख़राब हुआ है, दूसरा सही है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो बैक्टीरिया है बैक फ्लो होगा वो सिर्फ एक यूरेटर में होगा। तो इस एक यूरेटर के अंदर जाके वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कर देगा। कहाँ पे, रीनल पेल्विस के अंदर जाके इन्फ्लामेशन कर देगा। फिर उसके बाद में वो ज़्यादा हो जाएगी, क्रोनिक हो जाएगी, तो क्या होगा, नेफ्राइटिस हो जाएगा, नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और बाइलेटरल कैसे होगा, बाइलेटरल मतलब यहाँ से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आया तो यहाँ पे दोनों स्पिंक्टर्स हैं वो दोनों डैमेज हो गए, तो उससे क्या होगा, ये यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया दोनों यूरेटर्स में जाके यहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देगा, जिससे क्या होगा, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से ये जो वेन्स आ रही हैं इसके लिए, किडनी के लिए ब्लड लेके आ रही है, इनसे क्या होगा, इनसे यूनिलेटरल नहीं होगा, इनसे बाइलेटरल ही होगा। क्योंकि किडनी में दोनों दोनों में ही ब्लड जाएगा, ऐसे थोड़ी है कि एक किडनी में ही ब्लड जाएगा, तो जो भी बाई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है वो दोनों किडनियों में ही जाएगा। ऐसे नहीं कि एक में चला गया एक में नहीं जाएगा। 90% केसेस के अंदर असेंडिंग रूट ही जिम्मेदार होता है, पाइलोनेफ्राइटिस के लिए भी, यूटीआई के लिए भी। ये सिर्फ 10% जिम्मेदार होती हैं ये वेंस, या फिर हीमेटोजिनस 10% ही जिम्मेदार होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, यूनिलेटरल का मतलब एक किडनी डैमेज हुई है, एक किडनी का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हुआ है। बाइलेटरल का मतलब दोनों किडनियों का इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हुआ है। फिर बात करते हैं रूट की। तो मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होता है, असेंडिंग रूट, यानी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये ऊपर जा रहा है यूरेथ्रा से, फिर यूरिनरी ब्लेडर में, फिर इन स्पिंक्टर्स के डैमेज होने की वजह से ये और ऊपर चला गया, फिर इसने क्या कर दिया, पाइलोनेफ्राइटिस कोज कर दिया। और फिर दूसरा कोज होता है इसके अंदर ये हीमेटोजिनस, मतलब जो वेंस किडनी के लिए ब्लड लेके आ रही है उनके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या उसने क्या कर दिया, पाइलोनेफ्राइटिस। फिर उसके बाद बात करते हैं कोजेज़ की। तो कोजेज़ के अंदर वैसे तो हज़ारों कोजेज़ होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है, इकोलाई। आपको यही याद रखना है, एग्ज़ाम के अंदर यही पूछा जाता है ज़्यादातर, आज तक तो यही पूछा गया है, इकोलाई। वैसे ये भी होते हैं क्लेब्सिला, एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये इकोलाई है, क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर इससे ही पूछा जाता है क्वेश्चन। याद रखने वाली चीज़ वैसे तो यही है। और वैसे इनके अलावा भी हज़ारों बैक्टीरिया, हज़ारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये पाइलोनेफ्राइटिस कोज करते हैं या फिर यूटीआई कोज करते हैं। अब इकोलाई क्या होता है, जैसे एनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग पास पास में होते हैं, इनके डिस्टेंस कम होती है, मतलब ये पास पास में प्रेजेंट होते हैं। अब यूटीआई में जो बैक्टीरिया होते हैं वैसे तो हज़ारों टाइप्स के होते हैं, लेकिन 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिम्मेदार होता है किसके अंदर, पाइलोनेफ्राइटिस में या फिर यूटीआई कोज करने में, उसका क्या नाम है, इकोलाई। इकोलाई पाया जाता है कहाँ पे, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में।
यानी हमारे गट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गट फ्लोरा भी बोलते हैं। जब तक ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है तब तक कोई नुकसान नहीं करता, उल्टा अपनी हेल्प और करता है। ये क्या है, अपनी बॉडी के लिए विटामिन के बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेल्पफुल बैक्टीरिया या फिर गुड बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन जब ये लार्ज इंटेस्टाइन से निकल निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए तब कोज कर देता है एंट्राइटिस से। स्टमक में आ जाए तो वहाँ कर देता है गैस्ट्राइटिस। और फीकल कंटेंट्स के साथ बाहर आ जाए और यूरेटर के थ्रू कहाँ पे, अपने यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लेडर में यहाँ चला जाए तो क्या कोज कर देगा, यूटीआई या फिर पाइलोनेफ्राइटिस। यूटीआई का भी यही कोज है, सबसे मेन कोज यही है। तो ये बाहर कहाँ से निकलता है, फीकल कंटेंट के साथ बाहर निकलता है। और यूरेथ्रा और एनल ओपनिंग के बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से फीकल कंटेंट से जब बाहर निकलता है तो यहाँ से ट्रेवल करके अपने यूरिनरी ब्लेडर में चला जाता है। सिर्फ ये एक ही है मेन, एग्ज़ाम के अंदर यही पूछा जाता है, ये बाकी के पूछे नहीं जाते। ये तो वैसे आपको बता रहा हूँ मैं, लेकिन यही नहीं होते, सिर्फ इनके अलावा भी आप चाहे लिखे ही जाओ, कम से कम भी 1000 लिख लो, 2000 लिख लो, खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं इनको कोज करने में। लेकिन सबसे मेन 90% जिसका रोल होता है वो कौन सा होता है, इकोलाई। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, फ्लैंक पेन ऑन अफेक्टेड साइड। मतलब पेन रहेगा कहाँ पे, पीछे की तरफ पेन रहेगा पीठ पे। कौन से अफेक्टेड साइड पे, जैसे यूनिलेटरल है तो एक साइड में दर्द रहेगा, अगर बाईलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस है तो दोनों साइड में दर्द रहेगा। और ये पेन कैसा रहेगा, ग्रेजुअल पेन, परसिस्टेंट पेन, लो इंटेंसिटी पेन, रेडिएटिंग विथ हाई ग्रेड टू फीवर। मतलब ये पेन अचानक से नहीं होगा, अपने धीरे धीरे होएगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे फीवर भी कोज कर देगा। और फिर आता है इसके अंदर अगला साइन एंड सिम्टम, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। मतलब अपन टेंडरनेस का मतलब है हाथ लगाएंगे तो दर्द होएगा, दर्द होएगा। तो कोस्टो वर्टिब्रल एंगल कौन सा होता है, जैसे आपने मेरे ने किडनी पढ़ाई थी या आपने पढ़ा होगा कहीं और से, तो उसके अंदर आपने लोकेशन देखी होगी तो किडनी की लोकेशन होती है कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। कोस्टो वर्टिब्रल एंगल कौन सा होता है, ये जो एंगल बन रहा है अपनी रिब्स और किसके, बैकबोन के बीच में, जहाँ पे किडनियाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो पेन फील होगा। फिर अगला साइन एंड सिम्टम आता है इसमें, क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन या फिर टर्बिड पायूरिया। यूरिन का कलर कैसा दिखेगा, क्लाउडी। फिर क्या होगा इसमें, डिसयूरिया। और जैसे उससे पहले ये रह गया पायूरिया। पायूरिया क्या होता है, मतलब टॉयलेट के अंदर पस का बाहर आना, जैसे मवाद आ रही है टॉयलेट के साथ। फिर आता है डिसयूरिया। इसमें क्या होगा, टॉयलेट करते टाइम जलन या फिर पेन फील होगा। फिर आता है अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। इससे क्या होगा, ब्लेडर पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं होगा और उससे क्या होगा, बार बार टॉयलेट लगेगी। तो मतलब बार बार टॉयलेट करने जाएगा, यहाँ इंटरनल स्पिंक्टर्स को खुलेगा नहीं, और खुलेगा भी तो थोड़ी देर, थोड़ा सा खुल के वापस बंद हो जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर पूरा खाली नहीं होगा, जिससे क्या होगा, बार बार टॉयलेट आएगी। तो अगला साइन सिम्टम क्या होगा, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। बीच में वो पॉइंट गलत था इसलिए उसको हटा दिया। फिर आता है प्रोटीन यूरिया। इसके मतलब क्या होता है, पेशाब में प्रोटीन का आना या किडनी डैमेज या इन्फ्लामेशन का संकेत है, जिसकी वजह से टॉयलेट में झाग या फोम दिखाई दे सकता है। फिर इसके साथ ही तेज फीवर होना, ये भी एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। चिल्स, बुखार के साथ ठंड या कपकपी लगना, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मचलाना और उल्टी आना, ये भी साइन सिम्टम हो सकते हैं इसके। फिर बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स की। तो सबसे पहले आता है यूरिन सीएस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन सीएस में क्या होता है, इस टेस्ट से पता चलता है कि इन्फेक्शन किस स्पेसिफिक बैक्टीरिया से हुआ है, जैसे ई कोलाई से हुआ है या क्लेब्सिला से हुआ है, किस वजह से हुआ है और कौन सी एंटीबायोटिक या फिर दवाई उस पर काम करेगी। तो यूरिन सीएस किसके लिए होता है, ट्रीटमेंट के लिए और बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए। फिर आती है इसमें हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर आता है यूरिन एनालिसिस, इसमें टॉयलेट की केमिकल जांच करना ताकि पस सेल्स या प्रोटीन का पता लगा सके। मतलब टॉयलेट की केमिकल जांच करेंगे जिससे उसमें पता लग जाएगा कि पस सेल्स हैं या फिर प्रोटीन सेल्स प्रेजेंट है। के यूबी एक्सरे मतलब यूरेटर ब्लेडर, किडनी यूरेटर ब्लेडर का एक्सरे, जिससे कोई भी स्टोन या रुकावट का पता चल सके। तो उसमें क्या करेंगे, के यूबी एक्सरे। फिर करेंगे सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी एक जैसे ट्यूब आती है, उसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है, तो वो ट्यूब डालेंगे और उससे पता लगाएंगे कि कहाँ पे इन्फेक्शन है या कोई भी स्टोन वगैरह है या क्या प्रॉब्लम है। फिर आता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या देखेंगे,
अगर WBC बढ़ा हुआ है इसका मतलब कोई भी इन्फेक्शन है। इंक्रीज ESR, अगर ESR बढ़ा हुआ मिलता है तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन को कंफर्म करता है। फिर बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है डाइट मैनेजमेंट। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक 3 to 4 लीटर्स पर डे, मतलब जितना भी आप फ्लूइड ले रहे हो उससे 3 से 4 लीटर एक्स्ट्रा लेने लग जाओ। क्यों? क्योंकि अगर फ्लूइड ज़्यादा लेंगे तो यूरिन ज़्यादा मात्रा में बनेगा, और यूरिन ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो अगर यूरेटर्स में है, यूरिनरी ब्लेडर में है या यूरेथ्रा में है तो वहाँ से फ्लश आउट होकर बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं। फिर आता है वाइटल साइंस, जैसे BP पल्स मॉनिटर करना और इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना ज़रूरी है। फिर आता है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड रिलेटिव्स और पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर आता है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में देंगे इसको एंटीबायोटिक। अब जैसे एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है? जो भी बैक्टीरिया है जैसे इकोलाई है उसको मारने के लिए या किल करने के लिए बैक्टीरिया को कौन सी दवाई दी जाती है? कोई भी एंटीबायोटिक। फिर एनाल्जेसिक क्यों दी जाती है? ये दवाई मरीज को होने वाले दर्द जैसे फ्लैंक पेन या डिसयूरिया से राहत दिलाती है। फिर एंटीपायरेटिक, जो भी टॉयलेट के अंदर पस या फिर कोई भी ब्लड सेल्स आ रही है, पस आ रहा है तो उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। फिर डाययूरेटिक्स, ये क्या काम करती है? यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए दी जाती है ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी बैक्टीरिया है वो क्या हो सके? फ्लश आउट हो सके, बाहर निकल सके। तो यहाँ पे अपना टॉपिक होता है कंप्लीट पाइलोनेफ्राइटिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।